वर्क नलिका, वर्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। तो आपके सामने देखिए वर्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसमें पढ़ेंगे हम। देखिए आपके सामने प्रत्येक वर्क 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिसे हम वर्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वर्क लगभग 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिसे वर्क नलिका या वर्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो आपके सामने होता है वो उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी मानव के उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वर्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वर्क 10 से 12 लाख असंख्य नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वर्क नलिका या नेफ्रॉन या वर्काणु कहते हैं। एक वर्क नलिका में निम्न अंग पाए जाते हैं। पहला जो भाग है आपके सामने वो है मेलपीगी काय। मेलपीगी काय, मेलपीगी काय के अंदर दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं बौमन संपुट, बौमन कैप्सूल। दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये आपके सामने पहला भाग है बौमन यानी मेलपीगी काय, जिसका पहला पार्ट है बौमन संपुट, बौमन कैप्सूल। दूसरा है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इसके बाद में ये जो आपके सामने भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम संयुक्त रूप से क्या बोल रहे हैं, मेलपीगी बॉडी बोल रहे हैं। इसके अंदर अभिवाही धमनिका ये जो आपके सामने इसमें आती है और इसमें एक जाल बनाती है इस टाइप से। जाल बनाती है, देखिए आपके सामने। ये जो आपके सामने जाल है इसको हम केशिका गुच्छ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ। क्या बोलेंगे इसको, केशिका गुच्छ बोलेंगे। और ये जो आपके सामने है ये है बौमन कैप्सूल, ये है गिरवा। ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम संक्षेप में बोलते हैं पीसीटी। ये जो भाग है आपके सामने यू आकृति का, इसे बोलते हैं हेनले का लूप, हेनले का लूप। इसको हमें हेनले का लूप कहते हैं। ये जो भाग है आपके सामने इधर वाला, इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल या डीसीटी बोलते हैं इसको। ये किस में खुल जाता है, ये एक नलिका में खुलता है जिसको हम संग्रह नलिका कहते हैं। ये संग्रह नलिका में खुल रहा है इस प्रकार से। ये संग्रह नलिका है, संग्रह नलिका। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो हेनिकल लूप, इससे पहले दो भुजा है। एक भुजा को हम बोलते हैं अवरोही भुजा जो पतली होती है, और दूसरी जो भुजा है उसको
इस प्रकार से हम यानी वर्ग नलिका नेफ्रॉन की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहले मेल्टिकी काय, ठीक है, जिसके दो भाग हैं, बौमन संपुट और केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग आपके सामने है गिरवा, गिरवा के बाद में आता है समीपस्थ कुंडल नलिका। फिर भाग आता है आपके सामने, चौथा जो भाग आता है इसमें हेनरी का लूप। पांचवा जो भाग आता है आपके सामने दृष्ट कुंडल नलिका। और अंतिम या छठा जो भाग पाया जाता है संग्रह नलिका। तो देखिए वर्ग नलिका नेफ्रॉन की संरचना में ये भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो आपके सामने है मेल्टिकी काय है। तो मेल्टिकी काय का निर्माण बौमन संपुट और केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। तो सबसे पहले है बौमन संपुट। बौमन संपुट एक प्रकार से एक प्यालेनुमा संरचना को, एक प्यालेनुमा संरचना को बौमन संपुट या बौमन कैप्सूल कहते हैं। बौमन कैप्सूल में शुद्ध रुधिर को लाने वाली एक धमनिका होती है जिसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं, अभिवाही धमनिका कहते हैं। और जो दूसरी जो वाहिनी होती है आपके सामने इस प्रकार से जैसा कि चित्र में दिखाई दे रही है, तो उसको हम बोलते हैं अपवाही धमनिका। इसको हम क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। तो आपके सामने दो धमनिका हो गई जो बौमन कैप्सूल में शुद्ध रुधिर यानी आंखों से शुद्ध रुधिर लेकर आती है, शरीर से रुधिर लेकर आती है, उसे अभिवाही धमनिका कहते हैं। और जो रुधिर लेकर जाती है उसे हम अपवाही धमनिका कहते हैं। अपवाही धमनिका से अधिक मोटी होती है, यानी इसका व्यास इससे अपवाही से अधिक होता है। इसके बाद में देखिए अपवाही धमनिकाओं के लगभग 50 से 100 भागों में बढ़ जाती है ये, और एक विशेष प्रकार के गुच्छे का निर्माण करती है। उस गुच्छे को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। केशिका गुच्छ क्या है? रुधिर केशिकाओं का जाल है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में एक विशेष प्रकार की कला या झिल्ली पाई जाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर पादाणु या पोडोसाइट्स पर्वत पाए जाते हैं, पादाणु या पोडोसाइट्स पर्वत पाए जाते हैं। केशिका गुच्छ में अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है, जिनकी पारगम्यता कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है गिरवा। तो गिरवा देखिए बौमन संपुट के नीचे एक सकरा भाग पाया जाता है जिसको हम गिरवा कहते हैं, सबसे छोटा भाग है गिरवा। इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है समीपस्थ कुंडल नलिका जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? आपके सामने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड और ट्यूब, तो ये संक्षेप में इसको बोलते हैं पीसी, ये पाई जाती है। समीपस्थ जो कुंडल नलिका है वो एक विशेष प्रकार के भाग में खुलती है जिसको हम हेनरी का लूप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी का लूप। क्या बोलेंगे इसको? हेनरी का लूप बोलेंगे। हेनरी का लूप अंग्रेजी के यू आकृति का होता है। हेनरी का लूप जो होता है इसमें दो भुजाएं पाई जाती हैं। एक भुजा जो समीपस्थ कुंडल नलिका के नीचे स्थित होती है उसको अवरोही भुजा कहते हैं, और दूसरी जो भुजा होती है उसे आरोही भुजा कहते हैं। अवरोही भुजा पतली दीवार युक्त होती है जबकि आरोही भुजा मोटी दीवार युक्त होती है। इसके बाद जो आपके सामने
सामने हेनले का लूप है वो किसमें पाया जाता है? मेडुला भाग में स्थित होता है, मेडुला भाग में स्थित होता है, मध्यांश में पाया जाता है। इसके बाद हेनले का लूप एक विशेष प्रकार की नलिका में खुलता है जिसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्टकट में हम DCT कहते हैं। दूरस्थ का मतलब हो गया डिस्टेल, क्या हो गया? डिस्टेल, और ये लिखा हुआ है कॉन्वेक्टेड ट्यूब, शॉर्टकट में इसको DCT बोलते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जिस नलिका में खुलती है उसे हम संग्रह नलिका कहते हैं। यानी जो मूत्र होता है वो कहाँ बनता है, यानी कहाँ इकट्ठा होता है? संग्रह नलिका में। यानी जब यूरिया या रक्त क्षनित होने के बाद में मूत्र संग्रह नलिका में पहुंच जाता है तो उसे अब हम क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं, संग्रह नलिका। ठीक है, संग्रह नलिका में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं और उन नलिकाओं को हम बोलते हैं बेली नाई की वाहिनी या नलिका बोलते हैं। बेली नाई की वाहिनी किसमें खुलती है? संग्रह नलिका में खुलती है। तो इस प्रकार से आपके सामने वर्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना कंप्लीट होती है। तो आप बताएंगे, इसको दोबारा बता देता हूं मैं। वर्क नलिका देखिए आपके सामने प्रत्येक वर्क असंख्य सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिसे हम वर्क नलिका या वर्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बाद में मानव के उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम वर्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। एक नेफ्रॉन में कितने भाग होते हैं? पहला भाग है मेल्किंग इकाई जिसमें दो भागों को शामिल किया जाता है, बॉम्ब संपुट और केशिका गुच्छ को। दूसरा जो भाग है गिरवा है। तीसरा जो भाग है आपके सामने DCT है। चौथा जो भाग है हेनले का लूप है। पांचवा जो भाग है दूरस्थ कुंडलित नलिका है और जो छठा भाग है वो संग्रह नलिका है। इसके बाद मेल्किंग इकाई देखिए। मेल्किंग इकाई कणिका में होने के कारण, ये कणिका में होने के कारण इसे हम मेल्किंग इकाई कहते हैं। मेल्किंग इकाई का निर्माण यानी मेल्किंग इकाई का निर्माण बौमन संपुट केशिका गुच्छ के द्वारा होता है। बौमन संपुट के बारे में हम बताएंगे। तो वर्क में एक पैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस पैलीनुमा संरचना को हम बौमन संपुट कहते हैं। बौमन संपुट में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद में बौमन संपुट में शरीर से रुधिर लेकर जो हानि आती है उसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं और बौमन संपुट से जो रुधिर लेकर जाती है उसको हम अपवाही धमनिका कहते हैं। अपवाही धमनिका बौमन संपुट में 50 से 100 केशिकाओं में बढ़ जाती है जिससे एक जाल बनता है जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। रुधिर केशिकाओं का जाल जो बौमन संपुट में स्थित होता है उसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास या मोटाई अपवाही धमनिका से अधिक होती है। इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है आपके सामने वो गिरवा है। उससे पहले हमने बताया था कि इस भाग में यानी मेल्किंग या बौमन संपुट वाले भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम पदाणु या पोडोसाइट्स कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए आप, पोडोसाइट्स किसमें पाई जाती है? वर्क में पाई जाती है। पोडोसाइट्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? वर्क में। दूसरा भाग है गिरवा। तो आप बताएंगे बौमन संपुट के नीचे एक छोटा संकरा भाग पाया जाता है जिसे हम गिरवा कहते हैं। गिरवा जो भाग होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका और मेल्किंग इकाई के मध्य का भाग होता है। तीसरा जो भाग आता है आपके सामने वो आता है इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका एक लंबी और पतली भित्ति वाली संरचना होती है। इसके बाद में ये DCT किसमें खुलती है? हेनले के लूप में खुलती है। हेनले का लूप अंग्रेजी की
डीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी हेलिकल लूप फिर दो भुजाओं में बटा होता है, तो बोलते हैं अवयवी भुजा। जो भुजा पतली होती है उसे अवयवी भुजा कहते हैं, दूसरी भुजा जो मोटी होती है उसे आधी भुजा कहते हैं। दूरस्थ कुंडल नलिका जो आगे जाकर एक विशेष प्रकार की संरचना में खुलती है जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। जब छलित या निसंद संग्रह नलिका में पहुंचता है तो वो मूत्र कहलाता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, ये वर्णक है जिसके कारण होता है। अनेक जो नलिकाएं होती हैं वो संग्रह नलिका में खुलती हैं, तो यहाँ पर इसके सामने अनेक संग्रह नलिकाएं विशेष प्रकार की संरचना में खुलती है जिसे बेलनाई की वाहिनी या बेलनाई की नलिका कहते हैं। तो ये आपके सामने याद होना चाहिए। पीसीटी, डीसीटी और मेल्टिकी काय कौन से भाग में पाया जाता है? कोर्टेक्स वर्कुट भाग में पाए जाते हैं। याद रखना है, मोस्ट बिंदु है कि पीसीटी, डीसीटी, मेल्टिकी काय कौन से भाग में पाए जाते हैं? कोर्टेक्स में, बौमन संकुट कोर्टेक्स में, केसिका लूप से कोर्टेक्स में। इसके अतिरिक्त मेडुला में हेलिका लूप और संग्रह नलिका पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने मानव का उपसर्जन तंत्र कंप्लीट हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये पिछला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया वर्ग नलिका। इसके आगे जो अपना टॉपिक है इसमें वो है मूत्र छनने की क्रियाविधि। मूत्र छनने की क्रियाविधि ये मोस्ट है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मूत्र छनने की क्रियाविधि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम 2021 में पूछ सकते हैं। तो देखिए, मूत्र छनने की क्रियाविधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं? 3 चरणों में बांटते हैं इसको। अब देखिए 3 चरणों में आपके सामने पहला चरण कौन सा है, दूसरा चरण कौन सा है? पहला चरण है परानिसंदन, निसंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा जो चरण है अपना वह है पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, री ऑब्जर्वेशन। तीसरा जो अपना है वो है स्त्रावण, सिक्रेशन। तो देखिए आपके सामने मूत्र छनने की क्रियाविधि या आपके सामने यूरिया छनने की क्रियाविधि, तो आपके सामने इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। कितने चरणों में बांटते हैं? 3 में। पहला है पैरानिसंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है पुनः अवशोषण, तीसरा है स्त्रावण। तीसरा कौन सा है? स्त्रावण है। तो देखिए आपके सामने परानिसंदन जो बिंदु है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि एक पैलीनुमा जो संरचना होती है ये इस प्रकार से, इस पैलीनुमा संरचना को हम बौमन कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बौमन कैप्सूल। ठीक है, बौमन कैप्सूल कहते हैं इसको। बौमन कैप्सूल में अववाही धमनिकाओं का, ये अववाही धमनिका है, अववाही धमनिकाओं का 50 से 100 शाखाओं में विभक्त एक जाल पाया जाता है। उस जाल को हम केसिका गुच्छ, क्या बोलते हैं इसको? केसिका गुच्छ बोलते हैं, या इसको हम गैलोमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गैलोमेरुलस कहते हैं इसको। इसके बाद में देखिए, यानी शरीर के अंगों से जो रुधिर लेकर आती है उसको तो हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका कहते हैं इसको। अभिवाही धमनिका 50 से 100 शाखाओं में बटी होती है जिसे हम
जिससे एक जाल बनता है उसे हम केसिका कुछ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के ऊपर एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम ग्लोमेरुलस कला कहते हैं। इसके बाद में जो बॉमन कैप्सूल होता है उसमें अनेक असंख्य छिद्र पाए जाते हैं जिनका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इन छिद्रों का प्रमुख कार्य है रुधिर को क्षनित करना, रुधिर को फिल्टर करना या निस्संदन करना, और रुधिर को या यूरिया को जब निस्संदन किया जाता है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं परानिस्संदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? परानिस्संदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में जो अपने सामने क्रिया होती है वो होती है पुनः अवशोषण। इसमें पहले हम देखते हैं परानिस्संदन के अंदर, जैसे आपके सामने एक ग्लूकोज है, एमिनोमल है, लवण है, विटामिन है। इनका जो अवशोषण होता है वो परानिस्संदन के द्वारा यहाँ पर होता है, क्षनित फिल्टर होता है यहाँ पर। इसके बाद में अपना दूसरा बिंदु आता है पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण में हम पढ़ेंगे कि पुनः अवशोषण जो आपके सामने होता है वो कैसे होता है। पहले होता है, जैसे मान लिया आपके सामने समीपस्थ कुंडलित नलिका, पहले कौन सी है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। इससे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पुनः अवशोषण में हेनले का लूप। क्या लेते हैं इसमें? हेनले का लूप। अब हेनले के लूप में देखिए आपके सामने पहला जो भाग था आपके सामने, ये जो भाग है इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं? पीसीटी बोल रहे हैं इसको, पीसीटी, जिसका पूरा नाम मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है इधर यू आकृति की संरचना हेनले का लूप है, ये हेनले का लूप है। और हेनले के लूप के बाद में जो भाग आता है आपके सामने इस प्रकार से, ये जो भाग है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बाद में आप सब जानते हो कि दूरस्थ कुंडलित नलिका जिस नलिका में खुलती है उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका के बजाय यहाँ पर क्या बोलेंगे? संग्रह नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका किसमें खुल रही है? संग्रह नलिका में खुलती है। तो इसमें हमने दूसरा बिंदु आता है पुनः अवशोषण। तो देखिए आपके सामने ग्लूकोज है, एमिनोमल है, ये आपके सामने लाभदायक पदार्थ होते हैं। इनका पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद में लवण है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, ये लवण होते हैं जिनका भी अवशोषण किया जाता है। एक बार अवशोषण होने के बाद दोबारा इनका अवशोषण किया जाता है, तो इस क्रिया को हम पुनः अवशोषण कहते हैं। पुनः अवशोषण की जो क्रिया होती है वो हेनले के लूप में होती है। हेनले के लूप में कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है? जैसे पहला भाग है आपके सामने पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, यानी पीसीटी के अंदर क्या होता है? जो आपके सामने है दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी। पीसीटी जो नलिका होती है वो बॉमन कैप्सूल के नीचे से प्रारंभ होती है। पीसीटी जो आपके सामने नलिका है, इसमें ये जो पीसीटी नलिका होती है ये सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए तो आपके सामने कम पारगम्य होती है, लेकिन जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। अधिक पारगम्य, जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। यहां पर जो
सांद्रता होती है वो विलयन कैसा होता है, सांद्रता के आधार पर अतिपरासरणी। कैसा विलयन होता है, अतिपरासरणी या हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये हो गया पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसमें सोडियम पोटेशियम यानी आयन होते हैं, उनके प्रति कम पारगम्य होती है, और जो जल होता है इसके प्रति अधिक पारगम्य होती है। इसके बाद में दूसरा जो अपना भाग था इसमें, फिर इसमें दूसरा भाग यहाँ पर हमने भुजा देखी थी, जिसका नाम है अवरोही भुजा। क्या नाम है, अवरोही भुजा। दूसरी भुजा थी आरोही भुजा, आरोही भुजा। तो अवरोही भुजा है, उसमें क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम आयन के प्रति अधिक पारगम्य होती है और जल के प्रति अपारगम्य होती है। ठीक है, और यहाँ का जो विलयन होता है वो आपके सामने होता है संप्रासरणी। कैसा होता है, संप्रासरणी या आइसोटोनिक होता है। यहाँ का जो फिल्टर है वो कैसा होता है, निसंदेह आइसोटोनिक। इसके बाद में दूसरा भाग है आरोही भुजा। दूसरा भाग कौन सा है, आरोही भुजा होता है। तो आरोही भुजा जो आपके सामने है, यूरिया, यूरिक अम्ल के प्रति अधिक पारगम्य होती है और जल के प्रति कम पारगम्य होती है। इसके बाद में जो क्षणिक है वो कहां चला जाता है, दृष्ट कुंडल नलिका में चला जाता है, डीसीटी में। तो डीसीटी में देखिए आपके सामने जो डीसीटी होता है, इसमें जल का अवशोषण अधिक होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है। यहाँ का जो विलयन होता है वो अल्परासरणी होता है, अल्परासरणी होता है। यहाँ का निसंदेह फिल्टर कैसा होता है, अल्परासरणी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक होता है। इसके बाद में जो क्षणिक फिल्टर होता है वो संग्रह नलिका में चला जाता है। संग्रह नलिका में जल का अवशोषण अधिक होता है, जिसके बाद में निसंदेह मूत्र के रूप में बदल जाता है और उसे मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में इसका अंतिम चरण आता है स्त्रावण। तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अवशोषण नहीं होता है, जैसे आपके सामने रंगा पदार्थ, डाइज हो गया, इसमें औषधियां और हिपोरिक अम्ल, इन पदार्थों का अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थों का अवशोषण वर्ग नलिका के द्वारा होता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं नलिके स्त्रावण। क्या बोलते हैं इसको, नलिके स्त्रावण। तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने मूत्र छंदने की क्रिया विधि को हम 3 चरणों में बांटते हैं। पहला परानिसंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा पुनः अवशोषण। जो पुनः अवशोषण आपने पढ़ी है कि निकलों में किस प्रकार से होती है, और अंतिम चरण है स्त्रावण। पुनः अवशोषण में एक बिंदु आता है कि जितने भी पदार्थ हैं जिनका अवशोषण होता है, यानी दृष्ट कुंडलित नलिका में 19% जल का अवशोषण होता है और शेष जो जल का अवशोषण होता है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो जाता है। 80 से 90% अवशोषण कहां हो जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ पर देखिए पुनः अवशोषण जो होता है वो एक मान के द्वारा होता है, इस मान को बोलते हैं वर्गीय दहली मान। ये मोस्ट बिंदु है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपके सामने है उनको बोलते हैं उच्च दहली पदार्थ। फिर इसके बाद में दूसरा है निम्न दहली पदार्थ और लास्ट का है अदहली पदार्थ। यानी पुनः अवशोषण की जो क्रिया होती है वो किसके आधार पर होती है, वर्गीय दहली मान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए वे पदार्थ जिनका पुनः अवशोषण हो जाता है उन्हें उच्च दहली पदार्थ कहते हैं, जैसे ग्लूकोज है और दूसरा एथेनॉल है। इनका अवशोषण पूरा हो जाता है, कंप्लीट
इसलिए इनको बोलते हैं उच्च दहली पदार्थ। दूसरा है वे पदार्थ जिनका अवशोषण कम होता है, जैसे जल, और दूसरा है खनिज लवण। खनिज लवण इनका अवशोषण कम होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? निम्न दहली पदार्थ। इसके बाद में है अदहली पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण नहीं होता है, उन्हें हम अदहली पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके सामने यूरिक अम्ल है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन सल्फेट, और यूरिया है। इनका अवशोषण नहीं होता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अदहली पदार्थ। ठीक है, तो आपके सामने देखो वर्ग दहली मान कैसे निर्भर करता है। परीक्षा में बात पूछ रहे कि दो उच्च दहली पदार्थों के नाम बताइए, तो ग्लूकोज अम्ल है। निम्न दहली पदार्थ कौन से हैं? जल में खनिज लवण है, और अदहली पदार्थ है यूरिक अम्ल, यूरिया और क्रिएटिनिन सल्फेट। तो स्टूडेंट्स इसमें केवल ओनली बच गया है अब उत्सर्जन से संबंधित रोग और अन्य बिंदु, जो आप अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।